हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्लेम लर्न ह्यूमैनिटीज द मोस्ट लव ह्यूमैनिटी चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले 10 से 15 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करने के बाद ये नतीजा निकलता है कि कुछ ये क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, और अगर आप इन क्वेश्चंस को करके जाते हो तो आपके एग्जामिनेशन में जो मार्क्स हैं वो चपटवार के आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। और मैंने कई बार अपने सेशंस में कहा था कि लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो लिमिटेड नंबर ही बनाए जा सकते हैं। हाँ, शॉर्ट आंसर 1 मार्कर आप कितने भी बना सकते हो, एमसीक्यूज आप बहुत सारे बना सकते हो, हर एक लाइन से उठा के बना सकते हो। लेकिन जो लॉन्ग आंसर होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिमिटेड नंबर बनते हैं। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को करके जाते हो जो मैं इस सेशन में करवाने वाला हूँ, तो आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आने बिल्कुल लाजमी है, राइट। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखो और सारे क्वेश्चंस को ज़रूर से समझ लो कि किस प्रकार से आंसर फ्रेम करना है। ना केवल मैं यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर्स बताऊंगा, बल्कि आंसर कैसे लिखना है, कैसे पॉइंट फ्रेम करना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाने हैं, उन सब आइडियाज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस सेशन का जो पीडीएफ हो, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाई, माय नेम इज आयुष राज। लेट्स स्टार्ट विद द 2 मार्कर क्वेश्चन। पहला ही सवाल है, डिफाइन सिक्योरिटी। सबसे लाजमी सवाल है, 2014 में आया था, चैप्टर से निकल के आया है। सिक्योरिटी क्या है? देखिए, सिक्योरिटी को डिफाइन करना काफ़ी मुश्किल काम है। इस चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा कि सिक्योरिटी मतलब क्या, उसको उसकी जो डेफिनेशन है काफ़ी वेग होती है, काफ़ी मुश्किल चीज़। सिक्योरिटी का सिंपल मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, थ्रेट से फ्रीडम। लेकिन थ्रेट कौन सा? सड़क पे निकले, किसी ने हमें चाकू दिखाकर हमारा सामान लूट लिया, हमारा फ़ोन लूट लिया, राइट। तो क्या उसको हम लोग थ्रेट मानेंगे? ऐसे मानोगे तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। थ्रेट किसको कहेंगे? उसी थ्रेड को शामिल करेंगे जिससे कोर वैल्यूज पे इफेक्ट पड़े, और ऐसे इफेक्ट पड़े कि अगर आप उसको रोका नहीं गया, दैट वुड बी बियॉन्ड रिपेयर, राइट। वो चीज़ें रिपेयर से ज़्यादा, मतलब उससे आगे चली जाए। जैसे एक इंडिविजुअल की बात करें, तो लेट से किसी ने आकर उसको उसका मर्डर कर दिया, वो क्या, उस चीज़ को आप रिपेयर नहीं कर सकते हो, वो एक सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, राइट। या फिर किसी नेशन स्टेट की मैं बात करूँ, तो किसी तीसरे कंट्री ने उसके ऊपर अटैक कर लिया, उसके ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो क्या है थ्रेट? वो उस कंट्री के कोर वैल्यूज को हैम्पर कर रहा है। कौन से कोर वैल्यूज? सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, उस पर हमला कर रहा है, आपके एरिया को कैप्चर कर दे रहा है। हाँ, आप इसको जरूर रिटेलिएट करके आप उस चीज़ को वापस से ले आओगे, बट उस समय के लिए तो उसने उसके कोर वैल्यूज को हैम्पर कर दिया ना, उसकी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को छीन लिया ना। तो सिक्योरिटी मतलब फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट, बट ओनली दोज थ्रेट वुड बी कंसिडर्ड दैट हैम्पर्स और दैट अफेक्ट द कोर वैल्यूज ऑफ अ इंडिविजुअल और अ नेशन स्टेट, यू कैन से दैट, राइट। तो इस तरीके से आप सिक्योरिटी को डिफाइन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हाईलाइट एनी 2 थ्रेट्स टू अ कंट्रीज सिक्योरिटी एज पर द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जो है, उसके अंतर्गत आप 2 थ्रेट बताइए किसी कंट्री के लिए। तो देखिए, ट्रेडिशनल नोशन की अगर मैं बात करूँ, तो उसमें बेसिकली बात होती है मिलिट्री थ्रेट की और वायलेंट थ्रेट की। तो आप इसमें 2 जो थ्रेट लिखोगे, एक पहला चीज़ मिलिट्री थ्रेट, किसी तीसरे कंट्री के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत किसी भी देश पर दूसरे देश ने हमला कर लिया, ये एक बड़ा थ्रेट। या फिर एक तरह से आप कहोगे इंटरनल वायलेंस। फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर निकल के आया, ठीक है, 1983 से लेकर 2009 तक, वो क्या था? वो एक इंटरनल थ्रेट था, इंटरनल वायलेंस था, कंट्री के विद ही नहीं। और पहला मैंने क्या बताया, किसी दूसरे कंट्री के द्वारा आप पे हमला किया जाना है। जैसे मान लो 1962 में जो सीनो इंडिया वॉर हुआ था, 65-71 में जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में लड़ाई हुई थी, उस समय के लिए वो एक क्या था? मिलिट्री थ्रेट था, किसी दूसरे कंट्री के द्वारा किया गया। तो ये 2 प्रकार के मिलिट्री थ्रेट आप निकाल सकते हो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, जो परंपरागत जो सोच है, विचार है सिक्योरिटी के, उसके अंतर्गत। तो इस तरीके से आप उसका आंसर। थर्ड, विच आर द 2 फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी एज पर इट्स ट्रेडिशनल नोशन। मतलब ट्रेडिशनल नोशन के अंतर्गत ही कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के 2 प्रकार बताइए। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी के आपको 2 फॉर्म्स बताने। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मतलब इस तरीके से सिक्योरिटी को इंश्योर करोगे जिसके अंदर कोऑपरेशन भी इन्वॉल्व हो, मतलब कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन हो, और उस स्थिति में सिक्योरिटी इंश्योर हो जाती है। तो इस यहाँ पे मैंने 3 पार्ट बता दिए, 3 फॉर्म बता दिया, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हो। पहला, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अंतर्गत क्या होता है कि बातचीत से, आइडियाज़ को शेयर करके, अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू ये इंश्योर कर देना कि भाई यार, मैं तेरे पे हमला नहीं करूँगा, तो भी मेरे पे हमला मत करना। कॉन्फिडेंस, अपने आइडियाज़ को शेयर करना, ये चीज़ें क्या निकल के आती है? ये होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। या फिर
अपने वेपन्स का इंफॉर्मेशन शेयर करना, अपने पूरे स्ट्रक्चर का इंफॉर्मेशन शेयर करना। फॉर एग्जांपल के लिए 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, उसके बाद यूएसएसआर और यूएसए ने कई ऐसे ट्रीटीज़ किए थे जिसके अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात करी गई थी, जिसके अंतर्गत अपने वेपन्स का डेटा शेयर किया गया था कि मेरे पास इतने वेपन्स हैं और यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आई। ये क्यों किया गया था? ये इसलिए किया गया था ताकि हमारे बीच में ऐसी स्थिति दोबारा ना पैदा हो। उस समय में आपको पता है कि दुनिया एट द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर पहुंच गया था, कि न्यूक्लियर वॉर दोनों दोनों देश के बीच में हो जाएगा और इससे पूरी दुनिया ही अफेक्ट होगी। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होता है अपने राइवल्स के थ्रू। राइवल्स के साथ आप आइडियाज शेयर करते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो, ताकि आप दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि भाई मैं तेरे पे हमला नहीं करूँगा, तू मेरे पे मत करना, पीस इंश्योर। तो इस तरीके से सिक्योरिटी इंश्योर होता है। दूसरा है डिसआर्मामेंट। डिसआर्मामेंट मतलब एक सर्टेन काइंड ऑफ वेपन्स को त्याग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था, हालांकि इससे 5 कंट्रीज को एक्सेप्शन दिया गया था, बट हाँ ये था कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ देंगे। दुनिया के कई सारे मुल्कों ने उसके बाद, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे पुराने समय में, लेकिन उसने अपने आप को उस वेपन से मुक्ति पा ली। ठीक है, दुनिया में आप देखोगे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स। फिर बायोलॉजिकल वेपन्स जो कन्वेंशन था, उसके अंतर्गत में ये थी कि बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, केमिकल वेपन को छोड़ने की बात होती है, तो ये सिर्फ डिसआर्ममेंट के अंदर में आता है। ये सब मिलके छोड़ देते हैं यार, ये सब वेपन छोड़ देते हैं, तो इससे भी सिक्योरिटी। तीसरा टाइप होता है आर्म्स कंट्रोल, जिसके अंतर्गत सर्टेन वेपन्स को ये चीज़ किया जाता है कि उसका डेवलपमेंट नहीं करेंगे या उसका एक्विजिशन और ज़्यादा नहीं करेंगे, मतलब उसके नंबर्स को और नहीं बढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, जो कि यूएस और यूएसआर के बीच में साइन किया गया था, को अगर पता है तो आप ज़रूर ईयर लिख देना, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं समझ लूँगा कि आपने वो चीज़ें पढ़ी है। सो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी के अंदर में क्या था कि दोनों देशों ने ये इंश्योर किया कि हम लोग एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और ज़्यादा एक्वायर नहीं करेंगे, हम उसके डेवलपमेंट को लिमिट करेंगे। सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। आप इसमें से 3 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट लिख सकते हो। दीज आर द 2 फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय द नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। ट्रेडिशनल मैंने समझा दिया, नॉन ट्रेडिशनल क्या होता है? नॉन ट्रेडिशनल में बेसिकली बात करी जाती है सिक्योरिटी और विजय। उसमें केवल मिलिट्री थ्रेट की बात नहीं करी जाती, मतलब उसमें ऐसे ऐसे थ्रेट की बात करी जाती है जिसमें ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर, ह्यूमन सिक्योरिटी पर थ्रेट पैदा हो। कैसे? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, टेररिज्म, एपिडेमिक्स या जो दूसरे ग्लोबल चैलेंजेस है, इससे भी ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर चोट पहुंचती है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर थ्रेट निकल के आता है। बट ये चीज़ क्या है? मिलिट्री थ्रेट से अलग है। ट्रेडिशनल मतलब मिलिट्री, नॉन ट्रेडिशनल मतलब नए प्रकार के। ठीक है, जो कि अगर आप देखोगे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, तो ये तो नई एक चीज़ निकल के आई ना कि ये भी एक ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। आज से 400 साल 500 साल पहले इसको कंसिडर नहीं किया जाता एज अ थ्रेट। ठीक है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, भाई 1980s 1990s से पहले इसके ऊपर कोई बात ही नहीं निकल के आती थी। ठीक है, टेररिज्म ये भी हाल की चीज़ है, एपिडेमिक्स वगैरह ये सब ग्लोबल चैलेंजेस। एपिडेमिक दुनिया में पहले भी हुआ करती थी, पैंडेमिक वगैरह भी थी, लेकिन ये सब नॉन ट्रेडिशनल नोशन है, ये मिलिट्री थ्रेट से अलग। ठीक है, तो ये होता है नॉन ट्रेडिशनल, जिसमें हम लोग मिलिट्री थ्रेट से इतर उन सारे थ्रेट्स की बात करते हैं जिससे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे, ह्यूमन सिक्योरिटी पर अफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब टेररिज्म एज अ न्यू सोर्स ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। 2017 का सवाल है, टेररिज्म के बारे में आपको लिखना है कि एक नया थ्रेट ऑफ सिक्योरिटी है। टेररिज्म क्या होता है? टेररिज्म को पहले डिफाइन करेंगे। ये एक पॉलिटिकल वायलेंस होता है जो कि डेलिबरेटली किया जाता है और इनडिस्क्रिमिनेटली किया जाता है। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर किया जाता है और इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बिना किसी भेदभाव के। फॉर एग्जाम्पल के लिए 26/11 का जो अटैक किया गया था इंडिया में, मुंबई में, ताज होटल, नरीमन पॉइंट या छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, उन सब जगहों पे क्या हुआ था? गोली लेके कुछ आतंकवादी पहुंचे अपने हथियार लेकर और बेतहासा जानबूझकर बिना किसी भेदभाव के सब पे गोलियां चल रही, अपनी मैगजीन खाली कर रहे हैं। या फिर 9/11 का अटैक जो यूएस पे हुआ था 11 सितंबर, क्या किया गया था? डेलिबरेटली अटैक था और वो इनडिस्क्रिमिनेटली अटैक था, मतलब मार दे रहे हैं लोगों को। उसमें वो नहीं समझ रहे हैं कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं या जवान हैं, कोई भी चीज़ है, वो बस मारे जा रहे हैं। और ये पॉलिटिकल वायलेंस होता है। इनका मेन मकसद होता है कि अपनी मांगों को मनवाना, सरकार को अपने 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 डिमांड्स के सामने झुकाना और किसी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट को चेंज करना। ये अपने आप में एक थ्रेट है, नए प्रकार का एक थ्रेट है जो कि समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है इस चीज़ का। ठीक है, और भी कई सारे एग्जाम्पल है टेररिस्ट अटैक के, सारी चीज़ें। और सिविलियंस को इसलिए टारगेट किया जाता है ताकि पब्लिक को टेरराइज किया जा सके और इससे आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में
यूज़ कर सकते, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यूज़ कर सकते हो। या फिर कई बार जो होता है प्लेन हाईजैक कर लिया जाता है टेररिस्ट के द्वारा। इससे क्या होता है, उसमें प्लेन हाईजैक करके आपने मूवीज़ में कई बार देखा हो, प्लेन हाईजैक करके क्या जाता है, सिविलियन को टारगेट किया जाता है और उसके थ्रू फिर सरकार से बार्टर किया जाता है कि भाई हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमारे ये इन आदमी को छोड़ दो या इतने पैसे दे दो या सारी चीज़ें कर दो। सो टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल वायलेंस दैट इज बीइंग डन डेलिबरेटली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट से अपनी बातें मनवा ली जाए। अब 4 मार्कर क्वेश्चंस पे आते हैं और सबसे पहला सवाल है कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी के कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है, 2015 का ये सवाल है। पहले तो आप ह्यूमन सिक्योरिटी को डिफाइन करोगे। इट रिफर्स टू द प्रोटेक्शन एंड वेलबींग ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी एज ऑल ऑफ ह्यूमन काइंड। और इसमें ना केवल स्टेट के सिक्योरिटी की बात करी जाती है बल्कि इसमें ह्यूमन काइंड के सिक्योरिटी की बात करी जाती है, उनके वेलफेयर की बात करी जाती है। तो ह्यूमन सिक्योरिटी कैसे आप इंश्योर कर सकते हो? पहले तो वायलेंस से उनको छुटकारा प्राप्त करा दिया जाए, लेकिन साथ ही साथ हंगर भी तो एक सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है ना, उससे भी तो लोगों को अफेक्ट लोग तो अफेक्ट हो रहे हैं उस चीज़ से। डिजीज हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, दीज आर दोज काइंड ऑफ थ्रेट्स दैट अफेक्ट ह्यूमन काइंड, ठीक है, उनके एग्जिस्टेंस पर इससे चोट पहुंचती है। और वायलेंस तो है ही, वो तो ट्रेडिशनल नोशन के अंदर में आती ही चीज़ है, लेकिन ह्यूमन सिक्योरिटी उससे अलावा भी बहुत सारी चीज़ें निकाल के आता है। डिजीज से मुक्ति चाहिए, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी से मुक्ति चाहिए, हंगर वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है। वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिविजुअल का राइट है टू लिव विद डिग्निटी, टू लिव विद फ्रीडम, टू लिव विद इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें। और इसमें हम लोग मिलिट्री थ्रेट से और आगे बढ़कर और भी इशूज को शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इंपॉर्टेंस बताना है कोऑपरेशन। आपको पता है कि कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी को इंश्योर करना। ये ट्रेडिशनल नोशन के अंदर में आता है। हम लोगों ने 2 फॉर्म के बारे में बात कर लिया था उस समय में कि किस प्रकार से आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करोगे या डिसआर्ममेंट करोगे, आर्म कंट्रोल के थ्रू आप अपने सिक्योरिटी को इंश्योर करोगे। तो यही चीज़ है कोऑपरेशन के थ्रू। दोनों कंट्री क्या करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को पूल करते हैं, इंटेलिजेंस को पूल करते हैं, मिलिट्री कैपेबिलिटी को पूल करते हैं ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी हो सके। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वाड, जो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग है, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये चारों कंट्री मिलकर क्या कर रहे हैं, अपने रिसोर्स को शेयरिंग कर रहे हैं, अपने इंटेलिजेंस को शेयर कर रहे हैं ताकि एक कोऑपरेटिव सिक्योरिटी वाला एक बन जाए, ठीक है। या फिर नाटो जैसे ग्रुप जो बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, ताकि हम लोग अपने रिसोर्सेज को पूल करें, ताकि हम सब की सुरक्षा सुनिश्चित हो, ठीक है। इसके अंदर में इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है, एफर्ट्स का कोऑर्डिनेशन होता है, इसमें डिसआर्ममेंट, आर्म्स कंट्रोल, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी 4 न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। 2019 का सवाल है और 2018-16 में इसी प्रकार का सवाल था, डिस्क्राइब द न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट टू सिक्योरिटी। मतलब वही है, आपको नए सोर्सेज ऑफ थ्रेट को बताने हैं। तो ये चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल के अंदर में आती है, जिसमें हम लोग वायलेंस तो मिलिट्री थ्रेट की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी एरियाज को ऐड करते हैं, जैसे टेररिज्म, जैसे हेल्थ एपिडेमिक्स, जैसे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर ग्लोबल पॉवर्टी, ठीक है। टेररिज्म के अंदर मैंने आपको बता दी ये चीज़ है, जिसमें हम लोग मतलब जो आतंकवादी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, डेलिबरेटली और डिस्क्रिमिनेटली लोगों पर अटैक करते हैं। हेल्थ एपिडेमिक, जिसके अंतर्गत जैसे बहुत सारे हेल्थ एपिडेमिक है या पैंडेमिक्स है, जैसे मान लो कि एड्स हो गया या कोविड-19 हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, हैजा हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज होती है, मतलब बहुत लंबे या विस्तृत क्षेत्र पर फैलती चली जाती है। तो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ थ्रेट इन न्यू टर्म्स और नॉन ट्रेडिशनल टर्म्स। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये पूरे दुनिया भर को अफेक्ट करती है। ग्लोबल पॉवर्टी, राइट, चाहे वो पॉवर्टी हो और उसके कारण से निकलता हुआ इनइक्वालिटी हो, ये सारी चीज़ें नॉन ट्रेडिशनल के अंतर्गत में न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय अलायंस बिल्डिंग एज अ कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। 2016 और 17 दोनों साल ये सवाल आया हुआ है। अलायंस बिल्डिंग के बारे में आपको बताना है। अलायंस बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि आप अलायंस बना रहे हो और ये कोऑपरेटिव सिक्योरिटी का ही एक पार्ट है, जिसके अंतर्गत में कोलिशन का फॉर्म किया जाता है, स्टेट्स के बीच पार्टनरशिप करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैंने क्वाड का एग्जाम्पल लिया था, नाटो का एग्जाम्पल लिया था, व्हाट्सएप पैक्ट था, सीटो, सेंटो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस है, ये सब क्या करते हैं, ये एक अलायंस बिल्डिंग का काम होता है। इससे क्या होता है, डेटरेंस क्रिएट होता है। आप अलायंस बना लो, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे, दूसरा देश आपको देखने से भी डरेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल बताओ, तो हाल के समय में रशिया यूक्रेन के बीच में लड़ाई थी। क्यों अटैक किया गया रशिया के द्वारा यूक्रेन पर? यूक्रेन ज्वाइन कर रहा था नाटो। अब सोचो अगर यूक्रेन नाटो को ज्वाइन कर लेता तो उसका पावर कितना बढ़ जाता। नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है ना कि एक भी नाटो के मेंबर पर अटैक, इट मीन्स द अटैक ऑन ऑल इट्स मेंबर्स,
उस समय पे पावर बढ़ जाता है। तो अलायंस फॉर्मिंग इसलिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है। डिटरेंस क्रिएट करता है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी करता है कि एक दूसरे पर आप रिलाई कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है, रिसोर्सेज का शेयरिंग होता है, स्टेबिलिटी और पीस निकल के आती है, ग्लोबल सिक्योरिटी दूसरा देश आप पे अटैक करने से 10 बार पहले सोचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय नॉन ट्रांजिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी? अगेंस्ट वही चीज़ें निकल के आती हैं, और इसको क्योंकि लॉन्ग आंसर आपको लिखने 4 मार्कर में लिखने हैं 120 वर्ड्स में, एक और पार्ट उसका जोड़ दिया गया, डिफरेंस बिटवीन द नैरो एंड ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। तो सबसे पहला पार्ट है कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को आप डिफाइन करोगे, मैंने बार बार डिफाइन कर दिया। अब नैरो कंसेप्ट पे देते हैं। नैरो कंसेप्ट में बेसिकली बात करी जाती है कि इंडिविजुअल को वायलेंट थ्रेट से प्रोटेक्ट करना। इसमें बेसिकली फिजिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होती है इंडिविजुअल। लेकिन इसका ब्रॉड कंसेप्ट में अगर आप सोचेंगे तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी निकल के जाता है। इसमें आप हंगर से, डिजीज से, नेचुरल डिजास्टर से, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी, इन सब चीज़ों से बचाते हैं। इसमें लोगों के फ्रीडम फ्रॉम वांट और फ्रीडम फ्रॉम फियर दोनों चीज़ को आप लेते हो। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नैरो कंसेप्ट एंड द ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ नॉन ट्रांजिशनल सिक्योरिटी। ठीक, नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। आप ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के डिफरेंस को बताओगे। अब देखो इसके डिफरेंस को कैसे बताओगे। तो सबसे पहले इसके डिफरेंस को आप अगर चार्ट वाइज बताते हो दैट वुड बी बेटर। सबसे पहले नेचर ऑफ थ्रेट, इसमें क्या होता है, मिलिट्री और पॉलिटिकल थ्रेट की बात होती है दूसरे स्टेट से, और इवन की इंटरनल सिक्योरिटी वाली चीज़ें निकल के आती। नॉन ट्रेडिशनल में आप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इन्वायरमेंटल, सोशल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हो। इसका अप्रोच क्या होता है, इसमें सोवरेनिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ और डिटरेंस एंड पावर पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन ट्रेडिशनल के अंतर्गत में मल्टीलेटरल कोऑपरेशन करो, आप दूसरे देशों के साथ कोऑपरेट करो, जैसे एनवायरनमेंट जैसे मुद्दे को आप अकेले नहीं सुलझा सकते। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, कोलैबोरेटिव एफर्ट के थ्रू आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे। इसका फोकस क्या होता है, स्टेट सेंट्रिक होता है। स्टेट्स की बात होती है, स्टेट को या तो एक्सटर्नल वायलेंस से थ्रेट हो जाए या इंटरनल वायलेंस से थ्रेट हो जाए। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल के अंतर्गत में स्टेट बॉर्डर्स की बात ही नहीं होती। जैसे कोविड-19 आया था, उस समय अगर आपको बचाना है अपने लोगों को, तो इसमें ऐसा थोड़ी है कि किसी एक कंट्री को ही अफेक्ट कर रहा है, ये तो पूरी पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, या एनवायरमेंटल अगर डिग्रेडेशन होगा पूरी पूरी दुनिया को इफेक्ट करेगा। तो ये स्टेट बॉर्डर से बाहर निकल के जाता है, ओवरऑल ह्यूमन बीइंग के वेलबींग की बात। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्या होते हैं, इन्वेजन, वॉर, टेररिज्म, टेरिटोरियल डिस्प्यूट इसके अंदर में आते हैं। नॉन ट्रेडिशनल के अंदर में क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ट्रांसनेशनल क्राइम या फूड वाटर स्कैरसिटी, ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, मिलिट्री फोर्स के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, इंटेलिजेंस, अलायंस बिल्डिंग के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, डिप्लोमेसी चाहिए, डेवलपमेंटल एड चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 2015 का सवाल है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोशन ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इंटरनल एक्सटर्नल नोशन है, सिंपल सा सवाल है। इसमें आप इंटरनल में बात करोगे कंट्री के बॉर्डर के विदिन वाले थ्रेट की, और एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब बाहर से कोई थ्रेट आके आ रहा है। तो इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर में इंसर्जेंसी, टेररिज्म, सेपरेटिज्म मतलब देश से अलग होने की बात है, या सिविल वॉर जैसी सिचुएशन निकल के। एक्सटर्नल सिक्योरिटी के अंदर में इन्वेजन हो जाए, मिलिट्री एग्रेशन हो जाए, या टेरिटोरियल डिस्प्यूट हो जाए किसी और कंट्री के साथ। इसका रिस्पॉन्स आप मतलब घर के अंदर में चीज़ें हो रही है ना, हर आप तो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वगैरह इन सब के लिए काम करेंगी। एक्सटर्नल थ्रेट के लिए आर्म फोर्स काम करता है, डिप्लोमेसी काम करता है, अलायंस करता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इंटरनल सिक्योरिटी का, पॉलिटिकल अनरेस्ट, कम्युनल वायलेंस, डोमेस्टिक इंसर्जेंसी, सिविल वॉर, ये सारी चीज़। और इसके अंदर में होता है क्रॉस बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब दूसरे देश से अटैक हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे चाइना के साथ स्टैंड अप हो जाता है, कई बार लोगों के कॉन्फ्लिक्ट निकल के आ जाते हैं, पाकिस्तान के साथ निकल के आ जाता है, फॉरेन इन्वेजन हो जाता है, या रीजनल मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो जाए इस क्षेत्र में, किसी क्षेत्र विशेष में चीज़ें निकल के आ जाए। सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल। मूविंग अहेड टू द 6 मार्कर क्वेश्चंस। यहाँ पर बात है व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। इसमें एक ट्रेडिशनल नोशन के बारे में बताया जा रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए यहाँ पर दिया है कि 6 मार्कर में भी आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको चाहे तो आप एक चार्ट में बनाकर डिफरेंस बता के चीज़ें कर सको, या फिर पार्ट बाय पार्ट भी आप इसको सॉल्व कर सको। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन को आपको बताया उसमें भी सेम चीज़ें थी, लेकिन मैंने आपको बताया कि उसमें चार्ट वाइज भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो इसको आप स्टेटमेंट वाइज में पॉइंट में लेकर भी आप इसको आंसर कर सकते हो। सो यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन लाइक दैट, राइट। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आई वुड सजेस्ट कि आप चार्ट बनाकर ही उसको सॉल्व करो, बट इट्स योर कॉल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय सिक्योरिटी? अगेन फर्स्ट क्वेश्चन से निकल के आता है, मेजर 4 कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। आपको सिक्योरिटी को पहले डिफाइन करना है और उसके बाद 4 कंपोनेंट बताने हैं इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का। ये 2+4 का सवाल, पहले क्वेश्चन का आपको 2 मार्क्स और दूसरे क्वेश्चन का 4 मार्क्स मिलेगा। 2009, 11, 12, 14 कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिक्योरिटी को पहले डिफाइन करोगे, वही चीज़ मैंने आपको बताया, किसी नेशन के इंटरेस्ट, सिटीजन और एसेट को डिफरेंट थ्रेट से बचाना, दैट इज सिक्योरिटी। इंडिया के सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करो तो सबसे पहले मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहांसमेंट, चाहे वो 1962 के वॉर में हम लोगों को जो हार मिली थी, उसके बाद हम लोगों ने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाते गए, तो इट इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट तरीके से आप अपने सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते। दूसरी चीज़, इंटरनेशनल नॉर्म की एडवोकेसी करना, बताना कि भाई जो नॉर्म्स दुनिया में चले आ रहे हैं, यूएन चार्टर में जो चीज़ें लिखी गई हैं, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करें, दुनिया के सारे देश फॉलो करें। तीसरी चीज़, इंटरनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत अपने पॉलिटिकल सिस्टम को इस तरीके से मजबूत करना ताकि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जैसे सिचुएशन ना अराइज हो जाए, इवन कि जो सिविल वॉर जैसे सिचुएशन ना अराइज हो जाए। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर इंश्योरेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करना, ठीक है, ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, अपने देश की इकोनॉमिक को बेहतर कराना ताकि आपकी सिक्योरिटी इंश्योर हो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, एंड यू कैन ऑल्सो से दैट मिलिट्री, राइट। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस, मतलब इंडिया कई चीज़ों पे बात करता है, चाहे वो डिजीज़ एराडिकेशन की बात हो या फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को सॉल्व करने की बात हो या टेररिज्म के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करो, मतलब टेररिस्टल सिक्योरिटी के ऊपर भी इंडिया अपना फोकस रखता है। तो इन 4 एरियाज में आप कह सकते हो कि इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की 4 फंडामेंटल्स। नेक्स्ट, व्हाट इज मेंट बाय ग्लोबल पॉवर्टी? ग्लोबल पॉवर्टी का मतलब क्या है? 2 वेज बताइए जिसके थ्रू आप डिस्पैरिटी को कम कर सकते हैं। ग्लोबल पॉवर्टी मतलब क्या हो गया? एक ऐसा कंडीशन जिसके अंतर्गत पर्टिकुलरली जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं वहाँ पर एसेट्स का या आप कह सकते हो बेसिक रिक्वायरमेंट्स का अभाव। बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या कहा जाता है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ इसका डेफिनेशन और भी बृहत होते चले जाता है, लेकिन मिनिमम अगर बात करूँ तो रोटी, कपड़ा, मकान मतलब कि आपकी इकोनॉमिक, मतलब फूड की बात होती, फूड, सेंटर, ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, क्लोथिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, क्लीन वाटर हो, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें। इसको आप कैसे इंश्योर करोगे? पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ करो, अपने डेवलपमेंट करो। अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट जैसे ही होगा, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करोगे, आप एजुकेशन पे खर्च करोगे, आप हेल्थ पे खर्च करोगे, इस तरीके से आपकी पॉवर्टी काफ़ी हद तक दूर होगी, इनइक्वालिटी काफ़ी हद तक दूर होगी। नेक्स्ट, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे खर्च करना, ये आप कह सकते हो कि ये इनडायरेक्ट है, आप अपनी इकॉनमी को ग्रो करोगे, इसके बाद अपने आप वो एजुकेशन एंड हेल्थ केयर पे खर्च बढ़ता है, बट एक्सेस बढ़ाना एजुकेशन और हेल्थ केयर को, ताकि आप हेल्थ केयर सर्विसेज लोगों को दे सको और उनके स्किल को एनहांस करोगे, और बेसिकली ये स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है। आप अगर अपने इकोनॉमी को ग्रोथ करोगे तो अपने आप ये आपका एजुकेशन और हेल्थ केयर ये सब बढ़ता है, और जैसे ही ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वापस से इकॉनमी को ग्रो करेगा, तो अपने आप में ये एक सर्कल जैसा बनता है, ठीक है। आप अपनी इकॉनमी को ग्रो करो तो एजुकेशन, हेल्थ केयर बेटर होगा, वो बेटर होगा तो इतने आप इकॉनमी और ग्रो करती चली जाए। सो इट्स लाइक अ साइकिल फॉर दैट, राइट। तो इस तरीके से आप डिस्पैरिटी को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पावर को एक्सप्लेन करना है और कैसे बैलेंस को अचीव कर सकती है स्टेट। बैलेंस ऑफ पावर तीसरा कंपोनेंट है नेशनल सिक्योरिटी। इसके अंतर्गत बैलेंस बनाया जाता है और ये चीज़ें निश्चित करी जाती है कि जब आपका पावर, एक कंट्री बहुत मजबूत है, एक कंट्री बहुत कमज़ोर है, इस स्थिति में बैलेंस नहीं क्रिएट हो। इस स्थिति में जो है वो हमेशा इस कंट्री को लगेगा कि यार ये कंट्री ने मेरे पर हमला कर देगा, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करने के लिए दोनों कंट्री को, मतलब जो कंट्री कमतर है ना, उसको मैच करना चाहिए ताकतवर कंट्री को। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया, ये क्या था? अपने पास न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिए, ये क्या था? बैलेंस बनाने की कोशिश कि चाइना और पाकिस्तान हम पे आँख उठाकर न देखे, मतलब एक से एक, आँख से आँख मिलाकर हम उसको टक्कर देंगे। जैसे चाइना को हम टक्कर देने के लिए समय समय पर नए नए हथियार बनाते रहते हैं, खरीदते रहते हैं, वो सब क्या चीज़ है? वो इसलिए किया जाता है ताकि बैलेंस बना रहे। और आपको बताऊं कि 1999 का जो कारगिल कॉन्फ्लिक्ट था वो वॉर में तब्दील नहीं हुआ। अपने आप में एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि न्यूक्लियर डिटरेंस वहाँ पर काम किया। दोनों कंट्री 1998 तक न्यूक्लियर स्टेट बन चुके थे, तो इस कारण से भी वॉर में तब्दील नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें निकली जाती है कि बैलेंस ऑफ पावर इंश्योर करना। एक कंट्री को चाहिए कि अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ाते जाए ताकि सिक्योरिटी इससे इंश्योर होती है, पीस इंश्योर करता है, राइट। तो कैसे कर सकता है? सबसे पहले बैलेंस ऑफ पावर कैसे क्रिएट करेगा? तो मिलिट्री बिल्डअप करो, अपना मिलिट्री को और बेटर करो, अलायंस फॉर्म करो कि दूसरा देश आप पे आँख उठाकर ना देखे। लेट्स से कि
नाटो को ज्वाइन कर लो आप, या किसी और कंट्री के साथ आप मिलिट्री अलायंस कर लो। जैसे चाइना को काउंटर करने के लिए कैसे इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया साथ में आ गए। ये सब अलायंस बिल्डिंग वाली चीज़। डिप्लोमेसी एंड नेगोशिएशन करो, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते रहो, ताकि बैलेंस क्रिएट हो जाए, आपके और दूसरे कंट्री के बीच में गैप ना रहे। ठीक है, उसी गैप को हम लोग को फिल करते हुए चलना है, जैसे चाइना और इंडिया को एक बराबर लाना है। इससे क्या होगा? पीस एंश्योर होगा, सिक्योरिटी। सो दैट्स इट इन दिस लेसन, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया, इट मीन्स यू आर क्वाइट सीरियस, एंड आई होप कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, लाइक करना है, एंड कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक बहुत ख्याल रखिए। पढ़ते रहिए। जय हिंद।